आपका स्वागत है। एमजी स्टोरीज में यहाँ हर कहानी एक अनजान दुनिया का दरवाजा खोलती है और आज भी हम एक नई यात्रा का आगाज करेंगे। आइए एक और कहानी में खो जाएं और नए सफर का आनंद लें। आज का एपिसोड। अब चैप्टर 196 तारा का हमला रीडर्स। आप लोगों के लिए एक न्यूज है। माई क्रेजी रूम पार्टनर का सेकंड सीजन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उसका नाम इटर्नल लव फॉर पोजेशन, जिसे आप मेरी लाइब्रेरी में से पढ़ सकते हैं। ये अद्दिका और अयान के बेटे के ऊपर स्टोरी है। ये भी इसकी तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज भी उसके चैप्टर अपलोड होंगे। अब आगे अयान और अद्दिका दोनों ही इस समय हिल पॉइंट पर पहुंच चुके थे। अपान हर तरफ ये चेक कर रहा था कि उसके आदमियों ने सही तरह से सिक्योरिटी की है या नहीं। उसकी निगाहें चारों तरफ थी, वही हर्ष और सभी लोग मस्ती के माहौल के साथ इधर उधर घूम रहे थे। तभी हर्ष ने एक आइस बॉल बना करके अद्विका के ऊपर फेंक दिया था। अद्विका ने जब अपने ऊपर आइस बॉल देखा तो उसने पूर कर हर्ष को देखा, जो अपने दांतों को धमकाते हुए अद्विका को देख रहा था। अद्विका ने उसे गुस्से में घुरा और कहा, अबे हर्ष के बच्चे, तेरी तो हर्ष ने भी चिल्ली कर कहा। अधिक अभी कहा से बच्चा, अभी तो मैं खुद बच्चा हूँ, पहले कोई मुझे तो हटकर में। ये सब उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। वही अधिक को हर्ष के साथ ऐसे मस्ती मजाक करते हुए देखकर कहीं ना कहीं अपान के सीने में जलन भी मच रही थी। पर अद्दिका की खुशी से बढ़कर कभी उसके लिए कुछ नहीं था। अद्दिका अभी हर्ष के ऊपर भी आइस बॉल फेंकने के लिए अयान से अपना हाथ छुड़ाकर जा ही रही कि अयान ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। अद्दिका ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की पर अयान बिल्कुल भी से मसन ही हुआ। अब अद्दिका में जुनजुला करके खा, क्या है अयान, आज तुम कैसी हरकतें कर रहे हो? मुझे जाने दिखेलना ने अयान के सामने पपी फेस बनाकर कहा, क्योंकि जोर जबरदस्ती से ही काम चल नहीं पा रहा था। आज वहीं अपान में अद्रिकर को सब अपना उपयोग करते हुए देखा तो उसने मन ही मन कहा, अयान भटक मत स्वीट हार्ट, जानबूझकर ऐसा कर रही है जिससे तुम भटक जाओ, पर ऐसा कुछ भी नहीं करना है। कता कर को अपने आप को समझने लगा। अपनिका में देखा कि आज पान पर किसी भी चीज का असर नहीं हो रहा है तो वो बुरी तरह से चीड़ गई। उसने पैर जोर से अयान के पैर पर लात मार दी। अहरण, ये क्या हरकत है तुम्हारी? अयान ने घूरते हुए अद्दिका से पूग। अद्दिका ने भी उसे कोई बिना जवाब दिए मुंह बना लिया। वही सारे दोस्त भी देख रहे थे कि आज अयान और अद्दिका में कुछ गर्मा गर्मी सुबह से ही चल रही है। वो सब भी उनकी तरफ पहुंच गए। सभी लोगों का ध्यान सिर्फ अयान और अद्दिका की तरफ था। तभी कुछ लोगों ने धीरे धीरे पूरे जगह को घेर लिया। ये सभी लोग कोई और नहीं बल्कि तारा दत्त के भेजे हुए लोग थे। उसने इन लोगों पर अपनी करोड़ों की जायदाद खर्च की थी। सारे लोग जो आज अयान को मारने के लिए आए थे वो इतने स्किल्ड ये कि वो सिविलियन की तरह थे। अयान के बॉडीगार्ड्स को भी समझ आया कि सिविल बैंड्स में जी बुरी औरतें आगाम के लोग हैं। वो सभी जारा के आदमी थे जी इस बार पूरी तैयारी में आए थे। थोड़ी ही देर में वहाँ का माहौल इस तरह बदल गया था। उस जगह पर सिर्फ और सितारा के आदमी और अधीन के आदमी के अलावा सिर्फ दोस्तों की नीबी अपान को अचानक ही कुछ महबसी फील होने लगी। उसने जब अपनी नजरें इधर उधर करते देखा तो उसकी आंखें लाल हो गई, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं बल्कि पूरी जगह ही गड़बड़ से भरी हुई थी। उसने अपने आदमियों को देखा, कुछ थे पर शायद कुछ को पहले ही ठिकाने लगा दिया गया था। अधान ने अपने ग्रुप को देखा और उसने धीरे से सब लोगों के बीच में आकर कहा, सुनो सभी लोग, पर मेरी तरफ मत देखो। अयान की आवाज़ में इतनी सीरियसनेस देखकर सभी ने कोई जवाब सवाल नहीं किया और सीधे वो ही सुना जो अयान कहना चाहता था। अयान ने आगे कहा, हम लोगों को हर तरफ से घेर लिया गया है और ये सभी लोग शायद किसी खास मकसद से हमसे किसी को नुकसान पहुंचना चाहते थे। हमें जल्दी से इस जगह से निकलना होगा। अयान की बात को सुनकर अंदर ही अंदर सभी लोग पैनिक करने जरी से मतलब एक और बार शिमला में हाईजे पर फिर भी सभी लोगों ने अपने चेहरे को न्यूट्रल रखा। अयान, रियांश और अद्दिका भी अपनी तिरछी निगाह से उन सबको देखने की कोशिश कर रहे थे। बात सब समझ गए थे कि सिचुएशन कुछ ज्यादा ही कंट्रोल के बाहर है। फिर उन सब ने देखा कि उनकी बस कुछ सीमा में दूर थी। अयान ने अद्दिक को देखकर कहा, तुम सभी लोग खेल खेलने के बहाने से जल्दी जाकर बस में बैठो। अयान ने कुछ प्लान बनाया। वहीं वो आदमी भी अयान पर बराबर नजर बनाए हुए थे। उन्हें भी इतनी देर तक उनकी बातें करना थोड़ा अजीब लग रहा था। उन सभी ने आंखों ही आंखों में इशारा किया कि वो हमले के लिए तैयार है। वही पकड़ा पकड़ा का खेल खेलते हुए अद्विका सभी लोगों को बस तक लेकर चली गई।
वहीं पीछे पीछे रियांश और अयान भी नाटक करते हुए आ रहे थे। अब तक अद्विका, अयान और रियांश को छोड़कर सभी लोगों बस में चढ़ चुके थे। वहीं इन सबको ऐसे बस में चढ़ते हुए देखकर गुंडे समझ चुके थे कि उन्हें उनके बारे में पता चल चुका था। अद्विका जैसे ही अपना कदम बस में रखने वाली थी, तभी एक के बाद एक गोलियां चलने लगी। अद्विका में जल्दी पीछे मुड़ कर देखा। चैप्टर 197। अद्विका ने किया गौतम जी को कॉल। मंदिका ने जब पीछे की ओर मुड़ करके देखा तो उसके होश वक्ता हो गए, क्योंकि गुंडों ने अयान और रियांश को पूरी तरह से अब तक घेर लिया था, और वहां पर गुंडे की संख्या अयान के बॉडीगार्ड से काफी ज्यादा थी। अयान और रियांश इस समय बीच में खड़े थे और गुंडों ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था। इस समय अयान और रियांश दोनों के हाथों में बंदूकें थी, पर हालत ज्यादा गंभीर इस वजह से थी क्योंकि अयान के बॉडीगार्ड की संख्या अब बस कुछ 4-5 रह गई थी और उनके हथियार भी उनसे छीन लिए थे। वही गुंडों की संख्या अभी तक खत्म ही नहीं हो रही थी। अधविका ने जल्दी से सभी लोगों को बस में बैठाया और खुद वो उस तरफ बढ़ने लगी। वहीं उन गुंडों ने अयान और रियांश को पूरी तरह से एक सर्कल में घेर लिया था। इस समय अयान और रियांश दोनों नहीं एक दूसरे की पिठ के बल लग करके खड़े थे और अपनी चील जैसी निगाहों से उन गुंडों को घूर रहे थे। वहीं वो गुंडे भी आज जैसे अपनी पूरी तैयारी के साथ थे और जैसे कम ही नहीं पड़ रहे थे। अयान ने रियांश के कान में कहा, रियांश तू जा यहाँ से, मैं इन्हें संभाल लूंगा। वैसे भी इन्हें देख करके लग रहा है कि ये मेरे लिए आए हैं। रियांश ने जैसे ही अयान की बात सुनी तो उसने हल्की हर्षी के साथ कहा, अगर ये बात मैं कहूँ तो कैसा रहेगा, तू जा यहाँ से। वैसे भी बहुत लोग हैं तुझे प्यार करने के लिए और शायद कोई इंतजार भी कर रहा है तेरा। रियांश ने अधविका के चेहरे को याद करके अयान से कहा। वही अयान ने जैसे ही ये जिक्र सुना उसने भी सामने देखा। उसे पता था कि अद्विका और उसके दोस्त उससे जान से ज्यादा प्यार करते हैं, जो प्यार शायद कभी रियांश को नहीं मिला था। उसे तो खुदगर्ज ही सही पर माँ और दादाजी का प्यार मिला था, पर रियांश को किसी का नहीं। पर यह सब कभी भी अयान के हाथ में था ही नहीं। ये सब तो रियांश अपनी किस्मत में लिखा कर ही लाया था, जिसे चाह कर भी ना रियांश हटा पाया और ना अयान। अयान ने रियांश को देखा और कहा, रियांश ये समय इमोशनल होने का नहीं है, और वैसे वो हम कभी रहे भी नहीं हैं। उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, पर तू जा यहाँ से। मैं नहीं चाहता कि सब खराब हो जाए, हमें सब ऐसे खराब नहीं कर सकते हैं। तू पहुंच, गाड़ी के पास में इन लोगों को देखता हूँ और आने की कोशिश करता हूँ। अपान ने कुछ गुस्से में और बड़ी उम्मीद के साथ रियांश से कहा, जिससे वो यहाँ से चलता जाए। पर रियांश तो जैसे मानो अपनी पर आज अड़ चुका था, उस पर अयान की कोई बात का असर नहीं हो रहा था। वही वो गुंडे उन दोनों की बातें सुन रहे थे और साफ था उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वही उन्हें तो बस सामने अपना टारगेट दिख रहा था अयान, और उन्हें ये भी साफ साफ पता था कि वो रियांश को कुछ नहीं कर सकते। आखिर अभी तारा का पूरा मतलब कहाँ पूरा हुआ था, तो वो अभी रियांश को कुछ नहीं होने दे सकती थी। गुंडों के लीडर ने उन दोनों को देखा और फिर अपने सभी आदमियों को वर्डर दिया, जाओ पकड़ लो उन दोनों को, और रियांश की उंगली करके कहा, और इस लड़के को दूसरी तरफ फेंक दो। गुंडों की बात को सुनकर अब अयान रियांश की तरफ देखकर हंस रहा था, जैसे कहना चाह रहा हो, जो मैंने कहा था देखा, वो सच हो गया। वही रियांश तो गुस्से में अयान को देख रहा था कि कितना बेशर्म इंसान है, मौत सामने खड़ी है पर अपने सही प्रेडिक्शन पर मुस्कुरा रहा है। रियांश ने गुस्से में गुंडों को देखा और कहा, कौन है तुम्हारे पीछे? अगर हिम्मत है तो बताओ कि कौन है जिसने अयान सिंघानिया को मारने का सोच भी लिया। वो बहुत सरकास्टिक हसीन हंस रहा था, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड उसे लग ही रहा था कि कहीं इन सब के पीछे कहीं उसकी खुद की मां ना हो। वहीं पर गुंडों ने कुछ बताना नहीं समझा। गुंडे के लीडर ने कहा, नालायक को खड़े रहने के पैसे नहीं मिले हैं, जो यहाँ खेड़े हो। अब एकदम से सारे गुंडे अयान और रियांश की तरफ बढ़ गए और देखते ही देखते उनमें हाथपाई शुरू हो गई। वैसे भी गुंडों के पास काफी हाईटेक हथियार थे। अधविका ने जब देखा कि अब गुंडों ने अयान को बहुत बुरी तरह से घेर लिया है, तो उसका भी दिमाग काम करना बंद कर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। उसने पीछे देखा तो बस में से भी उसके दोस्त उतरने की कोशिश कर रहे थे, पर अधविका बस को लॉक करके आई थी। अधविका ने जल्दी से छुप करके झाड़ियों के पीछे जाकर अपने पापा को कॉल मिलाया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कुछ दिन पहले वो होश में आ चुके हैं
अद्विका की आंखों में इस समय बस सिर्फ और सिर्फ अयान को खोने का डर था, जो अब गुंडों से लड़ते लड़ते काफी ज्यादा घायल हो चुका था। वो अकेले ही 36 लोगों को मार चुका था। वही रियांश को कुछ लोगों ने पकड़ करके साइड में बेहोश करके फेंक दिया था। उसके भी माथे से ब्लीडिंग हो रही थी और वो बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। अधविका अभी खाई के पास कुछ ऐसी जगह खड़ी थी जहां अभी किसी गुंडे की नज़र उन पर नहीं पड़ी थी। उसने बहुत सोचा, अब उसने ठान लिया कि चाहे उसके दुश्मनों को, चाहे उसके बारे में पता चल जाए या किसी को भी उसकी असली पहचान के बारे में पता चल जाए, अब उसे कोई फर्क नहीं था। उसे बस और बस अयान जिंदा चाहिए था, सही और सलामत। उसने अब गौतम कपूर जी को कॉल लगा दिया। थोड़ी ही देर में वहां से कॉल उठा लिया गया। दूसरी साइड गौतम जी को नहीं पता था कि ये किसका नो है। उन्होंने फॉर्मली टोन में बोला, हेलो। अपने पापा की आवाज़ सुनकर के अद्विका से कुछ बोला ही नहीं गया, बस उसकी सिसकियों की आवाज़ ही गौतम जी तक जा रही थी। अपनी नूर को रोते हुए सुनकर के गौतम जी की धड़कन एकदम से बढ़ गई। उन्होंने जल्दी से कहा, नूर बच्चा बताइए क्या हुआ, आप रो क्यों रही है, आप सही सलामत है या नहीं, हुआ क्या है? गौतम जी एकदम घबराहट में बोले, पापा अयान। इसके बाद अद्विका से कुछ बोला नहीं गया। अयान, गौतम जी अयान का नाम सुनकर हैरान रह गए कि अद्विका कैसे अयान को जानती है, पर इस वक्त उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और बोले, बेटा बताइए कहाँ है, अभी आप हम आते हैं वहाँ। अद्विका ने जल्दी रोते हुए एड्रेस बताया और कहा, पापा बचा लीजिए उसे और जल्दी आने की कोशिश करिए। उसने इतना बोला ही था कि उसे फील हुआ कि किसी गुंडे ने उसके माथे पर बंदूक सटा करके रखी है। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड का टारगेट 100 है। जैसे ही 100 लाइक्स हो जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगी, इसलिए लाइक करना ना भूले। और ऐसे ही और भी मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट कर ले, जिससे कि आपको तुरंत लेटेस्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।